इस वीडियो में हम रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस की कुछ वीडियोस में हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, दैट वाज न्यूट्रिशन। हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, उसमें हमने डाइजेशन पढ़ा। अब हम जैसे ही रेस्पायरेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। न्यूट्रिएंट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड और मील दैट अल्टीमेटली प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सेल्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड व्हाट इज़ द फेट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, मतलब इन न्यूट्रिएंट्स का फेट क्या होता है। ये फेट वर्ड है, काफ़ी लोगों को इसकी मीनिंग नहीं पता होती, तो अपनी बुक में आप अंडरलाइन करके इसकी मीनिंग ज़रूर लिख लेंगे। फेट का मतलब होता है डेस्टिनी। डेस्टिनी या इनका भाग्य क्या होता है, इनकी तकदीर क्या होती है, अल्टीमेटली इन न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होता है। जो हमारा फूड था ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, छोटे छोटे पीसेज में डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। अब ये जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सेल्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे और अल्टीमेटली इनके साथ क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होगा, ये हमें न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। अल्टीमेटली आपको न्यूट्रिएंट्स का फेट बताना है, मतलब उनकी डेस्टिनी बतानी है, उनका भाग्य बताना है कि लास्ट में इनके साथ क्या होता है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बारे में हम प्रीवियस की वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है। एसिमिलेशन में जितने भी मेन कंपाउंड्स होते हैं जो एब्जॉर्ब्ड होने के बाद आते हैं वो कंपाइल फॉर्म में होते हैं, एसिमिलेट होते रहते हैं। तो ये इसका पहला आंसर हो जाएगा, जिसके माध्यम से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं और आगे और भी फर्दर केमिकल रिएक्शंस इसमें होती रहती हैं। सेकेंड आंसर इसका हम दे सकते हैं लिबरेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जैसे ही जो सेल्स हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन मिलता है तो वो एनर्जी को लिबरेट करते हैं। तो एनर्जी भी इसका, लिबरेशन ऑफ एनर्जी भी इसका आंसर हो जाएगा। फेट ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इज द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जैसे ही ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, इनकी डेस्टिनी पूरी हो जाती है, तब ये एनर्जी रिलीज करते हैं जो कि एटीपी के फॉर्म में होती है, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतना आपको पता होना चाहिए। और इसी प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन भी कहते हैं, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। इतना हो गया। ऑल लिविंग फॉर्म रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए उसकी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, जितनी भी बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, उन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हर एक सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है। कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी एंड दिस एनर्जी सब्सिक्वेंटली यूटिलाइज्ड फॉर ऑल एसेंशियल फंक्शंस बाय द ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। मैं बताऊंगी अभी हम सर्कुलेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो जो ब्लड है ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है हर एक ऑर्गन तक। तो हर एक ऑर्गन के जितने भी सेल हैं उन सभी को ऑक्सीजन चाहिए होती है। उन्हें ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीजन के एडिशन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन होगा, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद वो एनर्जी रिलीज करेंगे और यही एनर्जी है जो हमें चाहिए अपने सभी बायोलॉजिकल फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। सभी जो जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो यही सेल्स के द्वारा हमें मिलती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। ये हो जाएगी आपकी डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच फूड कंपोनेंट्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन सेल्स टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन को बिल्कुल भी आप इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे, द प्रोसेस इन विच इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन तो ब्रीदिंग में डिफाइन किया जाता है। अभी हम आगे फर्दर की वीडियोज़ में ये डिस्कस करेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये मानना होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन एक ही चीज़ है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं है। ब्रीदिंग में हम बताएंगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और रेस्पायरेशन में हम ये बताते हैं कि सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है, वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, फिर वो एनर्जी रिलीज करते हैं और यही एनर्जी अल्टीमेटली सभी फंक्शंस बॉडी के परफॉर्म करती है। यही लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ऑक्सीडाइज्ड करते हैं सेल्स को और एनर्जी रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। पर्टिकुलरली दोनों को देख लेते हैं। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म डज नॉट टेक एनी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती है। द रेस्पायरेशन इन विच ऑक्सीजन डज नॉट इन्वॉल्व टू रिलीज एनर्जी, मतलब इनको एनर्जी रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि अभी हम रेस्पायरेशन में ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, एक बेसिक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद वो एनर्जी रिलीज करेंगे और फिर वो एनर्जी हम यूज़ करेंगे सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि एनर्जी रिलीज करने के लिए इनको किसी भी तरह की, मतलब किसी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। लिखा हुआ है ना, इन दिस ऑक्सीजन
ऑक्सीजन डज नॉट इन्वॉल्व टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इन्हीं को हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देन अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी इज मच लेस देन एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो कम अमाउंट में रिलीज हो रही है। ये लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी इज मच लेसर देन, मतलब ये कम होती है इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। फिर देख लेते हैं कौन से ऐसे कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो एनारोबिक बैक्टीरियाज हो जाएंगे, ईस्ट हो जाएगा, एस्कैरिस हो जाएगा जो कि इंटेस्टिनल पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होते हैं? जो परजीवी होते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह के अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। इंटेस्टिनल मतलब इंटेस्टाइन में रहने वाले पैरासाइट जो है एस्कैरिस है। लिवर फ्लूक है। इवन सम टाइप ऑफ मेमेलियन सेल्स, मतलब मैमल्स की भी कुछ ऐसी सेल्स हैं जैसे कि स्केलेटल मसल्स हैं, इन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इरेथ्रोसाइट है, मतलब इरेथ्रोसाइट मतलब आरबीसीज हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल्स में। फिर एक इक्वेशन है बेसिक सी, ये आपको ध्यान रखना है एनारोबिक रेस्पिरेशन की और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों की ही इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, रिएक्शन दोनों की याद रखनी है कि ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करती है जिसका नाम है जाइमेज, और इसको इथेनॉल और CO2 में तोड़ देती है और अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ग्लूकोज के ऊपर जब एंजाइम ऐड करेगी तो इथेनॉल में टूटेगा ये CH3CH2OH, जिसको हम CH3CH2OH भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। इथेनॉल रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगी और 2 ATP रिलीज होंगे। मैंने बताया एनर्जी ATP के फॉर्म में होती है तो एनर्जी भी रिलीज होगी, ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। फिर देख लेते हैं एनारोबिक मीन्स लिबरेशन ऑफ एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हम जानते हैं एनर्जी का लिबरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में कुछ हाइड्रोजन ऐसे एटम्स होते हैं जो ग्लूकोज से रिमूव होते हैं और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होना हो या हाइड्रोजन हटना हो, दोनों ही ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हो जाएगी, अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में। एट द एंड ऑफ सीरीज रिएक्शन ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और इन्हीं रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि जो ग्लूकोज होता है ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट क्या होता है? एक 3 कार्बन मतलब 3 कार्बन का बना हुआ एक कंपाउंड होता है, उसमें ये कन्वर्ट कर देता है और अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल ATP के रिलीज करता है। ये सिंपली आपको ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद भी देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, बेसिकली इसमें शुगर स्प्लिट हो रही, क्योंकि ग्लूकोज, सुक्रोज ये सभी एक टाइप की शुगर होती हैं, आपको पता होगा, तो ये स्प्लिट होंगी। ठीक है, ये सभी ऑर्गेनिज्म में जनरली होता है और ये इनिशियल फेज है, मतलब स्टार्टिंग फेज है रेस्पिरेशन का, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों ही रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस ज़रूर होगी। ग्लाइकोलिसिस जो है ये पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का। ठीक है, उसके बाद ये डिपेंड करता है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट कुछ और होगा, मतलब आखिरी में बनने वाला प्रोडक्ट, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में आखिरी जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो दूसरा होगा। ये डिपेंड करता है कि कौन सा रेस्पिरेशन चल रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों ही रेस्पिरेशन में स्टार्टिंग जो इनिशियल फेज होता है रेस्पिरेशन का, वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक है, आफ्टर ग्लाइकोलिसिस इट्स प्रोडक्ट पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यही मैंने अभी बताया कि डिपेंड करता है कि प्रेजेंस में हो रही है कि एब्सेंस में हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन कौन से कंपाउंड बन रहे हैं। देन ग्लाइकोलिसिस इज द फाइनल फेज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का ये फाइनल फेज भी होती है, मतलब इसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ से खत्म हो जाता है। इसके बाद आप ये रिएक्शन याद रखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की कि ग्लूकोज है ये लैक्टिक एसिड में भी बदला जा सकता है। जैसे कि हमारी मसल्स में जो ग्लूकोज है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं एक दिन या बहुत ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं तो देखिए वहाँ पे थाई में या हाथ में वहाँ पेन होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्लूकोज था वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज होती है और हमें अल्टीमेटली एनर्जी ही तो चाहिए अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर हम बहुत ज़्यादा किसी दिन एक्सरसाइज कर लेते हैं, किसी दिन बहुत ज़्यादा आपने एक्सरसाइज कर ली या रनिंग कर ली, तो क्या होता है वहाँ पे आपके उस पार्ट में, बॉडी के पार्ट में दर्द होने लगता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, और जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा आपके किसी भी बॉडी पार्ट में तो ही वो पेन क्रिएट करता है। ठीक है, आपको फिर बॉडी एक होने लगता है वहाँ पे।
उसके बाद देख लेते हैं ये कुछ एनारोबिक के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे। फिर ये मैंने बताया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। मैंने कहा था ना ये आगे आएगा पॉइंट, ये हमने भी प्रीवियस पढ़ा था पिछले पेज में कि ऑक्सीजन के एडिशन को या फिर हाइड्रोजन हट जाए किसी रिएक्शन से या ऑक्सीजन ऐड हो जाए किसी रिएक्शन में, ये दोनों ही प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। ग्लाइकोलिसिस एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और आखिरी में पायरुवेट प्रोडक्ट बनता है। पायरुवेट के बाद डिपेंड करेगा, अगर वो एरोबिक है तो उसमें दूसरा प्रोडक्ट बनेगा और अगर एनारोबिक है तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये फर्दर है आपकी क्लासेस में और फर्दर हायर क्लासेस में है। एरोबिक रेस्पायरेशन के बारे में देख लेते हैं। रेस्पायरेशन दैट इन्वॉल्व अपटेक ऑफ, इसमें सिंपली सा है कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें, फूड इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे आप एरोबिक रेस्पायरेशन की रिएक्शन याद रखेंगे कि ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनती है और एनर्जी बनती है लार्ज अमाउंट में, मतलब 38 ATP बनते हैं। तो दोनों ही रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, एनारोबिक की भी और ये एरोबिक की भी। फिर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एरोबिक रेस्पायरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्योंकि वही एनर्जी जनरेट करेगा। पायरुवेट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया आफ्टर ग्लाइकोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट begins with the series of reaction. The product of these reaction include, ये सब बनता है, ये ऊपर रिएक्शन में हम देख चुके हैं, 38 ATP बनते हैं। फिर क्या है, एनर्जी इज जनरेटेड मच ग्रेटर देन एनारोबिक रेस्पायरेशन, ये भी हम देख चुके हैं कि इसमें एनर्जी ज़्यादा बनती है, एनारोबिक में कम बनती है। फिर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि ये है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि ADP को, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई का मतलब होता है दो फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं और ये एक अकेला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये फॉस्फेट ग्रुप इसी के साथ जुड़ जाएगा। तो पहले ये डाइफॉस्फेट था, अब ये एक और फॉस्फेट इसको मिल गया, तो डाई के बाद क्या आएगा, ट्राई हो जाएगा, मतलब 3 फॉस्फेट हो जाएंगे, तो ATP बन जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। ठीक, फिर देख लेते हैं क्या है, व्हेन ATP रिएक्ट्स विद वाटर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, दिस एनर्जी यूज्ड टू डिराइव बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड देयर आर एंडोडर्मिक। देखिए 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, शायद केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी हो, एंडोडर्मिक और एक्सोडर्मिक। एंडोडर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है ताकि वो रिएक्शन हो पाए, और एक्सोडर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एक्सोडर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि एनर्जी रिएक्शन से रिलीज आउट होती है बाहर, और एंडोडर्मिक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उस रिएक्शन को ताकि वो रिएक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाए। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं यहाँ तक। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आया हो। 1-2 पॉइंट जो रह भी गए हो तो उसको आप अच्छे से थॉरली रीड करेंगे तो सभी चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। यहाँ पर भी हमने देखा कि ATP वाटर से रिएक्ट करेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये एरोबिक की बात हो रही है। ठीक है, और यही एनर्जी बाकी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को जो बॉडी में है उन्हीं को कंप्लीट करेगी। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी समझ में आ गया होगा। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट ग्रुप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो जुड़ जाएगा तो 3 फॉस्फेट ग्रुप हो जाएंगे और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम रेस्पायरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।